ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग की। मटेरियल साइंस में हम लोग क्या क्या देखना होता है, सबसे पहले बेसिक चीज़ें इसमें डिस्कस करते हैं कि आपके बेसिकली मटेरियल्स होते क्या हैं। तो क्या होते हैं मटेरियल्स, बेसिकली आपने देखे होंगे अपने जो भी प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं हम लोगों को मैन्युफैक्चर करनी होती है, तो उसमें हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स होते हैं। उनमें हम लोग प्रोसेसिंग करके उस रॉ मटेरियल को हम लोग फर्दर फिनिश्ड कंपोनेंट में या प्रोडक्ट में हम लोग तैयार करते हैं। ठीक है। सो ठीक है। सो मटेरियल में होता क्या है, जैसे आपको पता है कि हर मटेरियल का बेसिकली, सबसे पहले तो एक बहुत माइनर सा डिस्कशन आपसे करते हैं। जो मटेरियल होते हैं, कितने टाइप के मटेरियल होते हैं बेसिकली। आपने एलिमेंट, एलिमेंट सुने होंगे सभी ने कि कुछ एलिमेंट्स होते हैं लाइक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयरन, कॉपर, सिल्वर। ये सारे के सारे होते हैं एलिमेंट। ठीक है। इन एलिमेंट से मिलकर के ही आपके इनके छोटे 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 से मॉलिक्यूल होते हैं। वो मॉलिक्यूल मिलकर के ही क्या बनाते हैं, बेसिकली कंपाउंड, एंड कंपाउंड मिलकर के बनाते हैं आपके मटेरियल्स। ठीक है। जैसे अगर आप सबसे छोटी यूनिट की बात करते हैं कि आपकी सबसे छोटी यूनिट क्या होती है मटेरियल की, तो सबसे छोटी यूनिट की अगर हम लोग बात करें मटेरियल में कि सबसे छोटी यूनिट से छोटे इलेक्ट्रॉन, एटम, एटम से छोटे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से भी छोटे पार्टिकल्स किसी ने सुने हैं? हाँ, पॉजिट्रॉन एक सुना है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली पॉजिट्रॉन वगैरह हुए, न्यूट्रिनो हुए, एंटी न्यूट्रिनो हुए। बट इनको हम लोग पढ़ते इसलिए नहीं है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आपकी थेसिस है, एनालिसिस है। एक कॉन्सेप्ट बताया गया है कि ऐसे पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, बट उनको कॉन्सेप्चुअली प्रूव नहीं कर पाए, इसलिए हम उनको सबसे छोटे पार्टिकल कंसीडर नहीं करते। हमारे पास जो प्रूव्ड पार्टिकल हैं कि सबसे छोटे पार्टिकल जो हैं वो हम लोग कंसीडर करते हैं बेसिकली इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है, आपको अगर इनकी ज्योमेट्री के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करें तो होता क्या है कि न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में इसके इर्द गिर्द आपकी सेल्स होती हैं न्यूक्लियस के। इन सेल्स में आपके होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ये जो सेल्स होती हैं इनमें ऑर्बिट्स होते हैं और इन ऑर्बिट्स में होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स। इनमें आपके फिल होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इन इलेक्ट्रॉन्स के जो नंबर होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस बेसिक है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ और कुछ नहीं। ठीक है। सो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तो आपके हो गए न्यूक्लियस में, ये आपके होते हैं न्यूक्लियस में। और इसके बाहर जो सेल्स होती हैं, ये जो आपकी रेड कलर की मैंने शो कर रखी हैं, इनको आप बोलते हो सेल्स। ये आती हैं आपकी सेल्स। सेल्स के भी नाम होते हैं, KLMN करके, KLMN करके। और ये जो मैंने रेक्टेंगुलर बॉक्स से दिखा रखे हैं ये होते हैं आपके ऑर्बिट। ठीक है। ऑर्बिट के भी नाम होते हैं SPD एंड F। केमिस्ट्री की चीजें छोटी छोटी सी। सर हम्म। वॉइस 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 नहीं आ रही है सर। आपके ऑर्बिटल होते हैं, ऑर्बिट्स होते हैं। ऑर्बिट आपके SPDF, नंबर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल में आपके डिफरेंट डिफरेंट आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लाइक SPDF की अगर आप बात करते हैं, S में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, P में आपके 6 होते हैं, D में आपके 10 होते हैं, F में आपके 14 होते हैं। ठीक है। और अगर हम सेल्स की बात करें कि सेल्स में टोटल, ये तो बात हो गई ऑर्बिट्स की। अब एक सेल में एक से ज्यादा ऑर्बिट हो सकते हैं, बात समझ लेना। KLMN जो है, इसमें LMN जो है, इनमें एक सेल में एक से ज्यादा तरीके के ऑर्बिट हो सकते हैं। लेकिन जो सेल होती है लाइक K सेल है, तो K सेल में आपके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे मैक्सिमम, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2। L में होंगे 8, M में होंगे 18 एंड N में होंगे 32। अब ये जो 8, 18, 32 हैं, ये सब अपने डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल्स में, मतलब SPDF में फेल होते हैं अलग अलग। ठीक है। तो ये बेसिकली बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट था न्यूक्लियस का। तो न्यूक्लियस के अराउंड आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रोटेट करते हैं, और इसके अलावा रोटेशन के साथ में इनमें रिवॉल्व करते हैं। और अच्छा, एक मैं वर्ड यूज कर रहा हूं यहाँ पर, रिवॉल्व, रिवॉल्यूशन, एंड दूसरा वर्ड मैं यूज कर रहा हूं रोटेशन। रोटेशन, क्या डिफरेंस है इन दोनों दोनों टाइप्स की वेलोसिटीज में? व्हाट डू यू मीन बाय रिवॉल्यूशन एंड व्हाट डू यू मीन बाय रोटेशन? CP सर बताएंगे कि रिवॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या हो सकती है और रोटेशन में इन दोनों में डिफरेंस क्या हो सकता है? सर रेवोल्यूशन बेसिकली किसी पर्टिकुलर चीज के अराउंड में जब कोई चीज घूमती है वो ठीक है, रेवोल्यूशन ठीक होती है, है, और हाँ जो बिल्कुल सही। रोटेशन
around its own axis rotation. ठीक है, अगर हम फैन के मोशन की बात करें तो फैन का मोशन कैसा है? रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूटरी है या फिर रोटेटरी है? ये रोटेटरी मोशन है। रोटेटरी मोशन है। अगर मैं बिरिंदर सर, अगर मैं अर्थ के सन के अराउंड अर्थ की बात करता हूं तो अर्थ का जो मोशन है सन के अराउंड वो रिवॉल्यूशन है, और अर्थ का खुद की एक्सिस के अबाउट जो मोशन है वो कैसा है? रोटेशन। एग्जैक्टली। तो उसी टाइप से जैसे इनमें अर्थ और सन में रिलेशनशिप होता है, उसी तरीके से इसमें न्यूक्लियस में भी होता है। न्यूक्लियस में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपके, ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी एक्सिस में रिवॉल्व भी करते हैं। वो रिवॉल्यूशन इनका क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होता है। ठीक है, ये अपनी एक्सिस में रिवॉल्व करते हैं, मतलब वो या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और या फिर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। ठीक है, सेम जैसा आपका अर्थ के सन के अराउंड अर्थ का मोशन होता है, उसी टाइप से आपका इलेक्ट्रॉन्स का न्यूक्लियस के अराउंड मोशन होता है कि वो सेल्स में भी और इसके साथ साथ ये सेल में भी क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। तो सेल में ओवरऑल रिवॉल्व भी करते हैं और अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट भी करते हैं। ये रोटेशन इनमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होता है। अब एक चीज मैं यही बताते हुए चलता हूं, ये जो इनका क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, इसी की वजह से आपका मैग्नेटिक कैरेक्टर शो करता है कोई भी मटेरियल। ठीक है, ये जो इनका क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज खुद की एक्सिस में रोटेशन है, इस रोटेशन की वजह से ही आपका मटेरियल मैग्नेटिक कैरेक्टर शो करता है। एक ये भी रीजन होता है, दूसरा इनके जंप का भी रीजन होता है कि आपका एक सेल को छोड़ करके दूसरे सेल में ये एंटर करते हैं। ठीक है, अब जब हम किसी, मान लो कोई आपका न्यूट्रन, बताइए बताइए। सर मैं एक चीज पूछना चाह रहा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिटल एंड ऑर्बिट? सेम है, सेम है, वो वर्ड यूज करने के ऊपर है। सर ऑर्बिटल जो है ना, जैसे केमिस्ट्री में कभी पढ़ा था कि ऑर्बिटल में जो है वो SPDF जो उनके डंबल शेप होते हैं और हाँ से होते हैं। से बता देता हूँ मैं, ऐसा होता है वो दैट इज रेवोल्यूशन अराउंड ए पर्टिकुलर एक्सिस। तो वो एक तरह से वो हो जाता है, क्या उसको बोलते हैं, ऑर्बिट। लेकिन जो ऑर्बिटल है, वो ऑर्बिटल जो है वो उसकी एक शेप होती है, वो शेप जो होती है वो इज ए ग्राफ, और ये मतलब क्या रिप्रेजेंट करता है ये ऑर्बिटल का जो शेप है? देखो, ये जो ऑर्बिटल हुआ, देखो मैं बता देता हूँ, ये आपके शेप बने हुए हैं, ये आपका S है, ये आपका P है, ये आपका D है। ठीक है, सो इसमें होता क्या है बेसिकली जब आप बात करते हो इसमें, तो S ऑर्बिटल में ऑर्बिटल एंड ऑर्बिट, ठीक है, ऑर्बिटल आपका जो एक्सिस होगा लाइक X Y Z, जैसे आप बात करते हो P ऑर्बिट की, P ऑर्बिटल की अगर बात करते हो तो P ऑर्बिटल में 3 ऑर्बिट होते हैं। कौन कौन से? PX, PY, PZ। एक आपका X एक्सिस की तरफ होगा, एक आपका Y एक्सिस की तरफ होगा, एक आपका Z एक्सिस की तरफ होगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिट में होता है, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं, क्या करते हैं ये? मतलब ये इसका थोड़ा समझ में नहीं आ रहा कि ये जो ऑर्बिटल जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है, वो जैसे हम एक तरफ तो हम ये बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, तो ये जो ऑर्बिट जो है, जो ऑर्बिटल जो है SPDF, जो हम जैसे आपने X एक्सिस Y एक्सिस के अलावा में ये आपने दिखा दिया, तो ये क्या है बेसिकली? थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हूँ, थोड़ा सा बता रहा हूँ मैं। देखो मैं कुछ लिख रहा हूँ आपके सामने, इससे सब चीज़ क्लियर हो जाएगी। मान लो आपके पास सोडियम है, ठीक है, सोडियम का जो आपका मॉलिक्यूलर नंबर है वो कितना है, आपका एटॉमिक नंबर जो है वो कितना होता है? 11 होता है। ठीक है, इट मीन्स जब हम इसको फ्रैक्टराइज करेंगे, इसके इलेक्ट्रॉन्स को जब हम तोड़ेंगे, लिखेंगे सेल्स के अकॉर्डिंग, तो ये हो जाएंगे 2, 8, 18, 32 में ब्रेक करते हैं, ये तो पता होगा आपको। 2, 8, 18 एंड 32 इस तरीके से ब्रेक करते हैं। तो हमने इसको ऐसे लिखा। अगर हम इसको ऑर्बिटल में भरें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, कितने हो गए? ये जो ऊपर लिख रहे हैं ना, ऊपर नंबर लिख रहे हैं, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो 1s2, 2s2, 2p6 है, 3 नहीं है, 2p6, एंड उसके बाद आता है 3s1। अब ध्यान से देखना, मेरी बात सुनना, समझना, ये जो आपकी पहली वाली चीज हो गई 1,
1s2, मतलब आपका ये फर्स्ट सेल में होगा। ये वाला जो ऑर्बिट होगा, ऑर्बिटल होगा, ये फर्स्ट सेल में होगा। अगर मैं बनाता हुआ चलूं कि सोडियम के लिए है ये रही फर्स्ट सेल। फर्स्ट सेल में सिर्फ क्या होता है, एस ऑर्बिटल। 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम किस में आ सकते हैं, एस ऑर्बिटल में। तो यानी इसमें सिर्फ एस ऑर्बिटल है। एक होगा क्लॉकवाइज तो एक होगा एंटी क्लॉकवाइज, रोटेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे आपके, मान लो पूरा सेल अगर मैं कंप्लीट करता हूं इसको, मान लो ये पूरी सेल थी तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। एक आपका ये दिखा रखा है मैंने, एक मैंने शो किया हुआ है आपका ऐसा, ये ऑरेंज कलर का, एंड सेकेंड वन इज दिस। 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, अब इसमें मैंने बताया क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोशन होता है। अगर इसका मोशन क्लॉकवाइज है तो इसका आपका ऑटोमेटिकली एंटी क्लॉकवाइज होगा। रोटेशन जो होगा वो सेम डायरेक्शन में होगा, जो रिवॉल्यूशन होगा वो सेम डायरेक्शन में होगा, लेकिन जो रोटेशन होगा उन दोनों का क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये होते हैं एक ऑर्बिट में, और वो किस ऑर्बिट में होंगे, एस ऑर्बिट में होंगे। ठीक है, अगली सेल हम कंप्लीट करते हैं। मान लो अगली सेल है कोई, ठीक है, अगली सेल ये रही। अगली सेल में कितने अगली सेल में कितने ऑर्बिट, कितने टाइप के ऑर्बिट हैं, एस एंड पी टाइप के हैं। तो एक यानी ऑर्बिट है अगली सेल में एस, और एक है आपका पी टाइप। एस में 1-2 इलेक्ट्रॉन थे, ऐसे भर दिए। पी में 6 थे तो इस तरीके से भर दिए। ये हो गया आपका एस। इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। ठीक है, तो ये जो ऑर्बिट हो गए, ये आपका जो ये वाला जो सेकंड वाला आपका ब्लैक कलर का जो ऑर्बिट दिखा रखा है एस, ये कौन सा एस है, दूसरी सेल का ऑर्बिट है। दूसरी सेल का ये जो 2s लिखा हुआ है ना, ये 2 रिप्रेजेंट करता है सेल को, कि कौन से नंबर की सेल है। जैसे ये 3 है तो ये वाला जो s है मतलब वो थर्ड सेल का s है, और उसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है। तो ये पूरा एरो नहीं होता, हाफ एरो होता है, हाफ एरो होता है, हाफ। ठीक है, तो थर्ड s वाले में 1 इलेक्ट्रॉन है सिर्फ, थर्ड s वाले में। अब आपका क्वेश्चन क्या था, एक बार जरा रिपीट करना क्वेश्चन को। क्वेश्चन मेरा यही था कि ऑर्बिटल और ऑर्बिट, उसका डिफरेंशिएशन थोड़ा सा मैं जानना चाह रहा था। वो स्पष्टीकरण आपने काफी हद तक दे दिया है मेरे को, कि अभी आपने जैसे पिक्चर के थ्रू ये बताया है तो थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन मेरे को दिमाग में बन गया है। एक्चुअली में 1s2 2s2 तो इसमें थोड़ा सा मेरा ये था कि डाउट था थोड़ा सा। हाँ, ये बेसिकली एक रूल के अकॉर्डिंग होता है। हाँ, ये एक रूल के अकॉर्डिंग होता है, कुछ इस तरीके से लिखा जाता है 1s2 2s2 2p, है ना। ये मैं पूरा लिख देता हूँ एक बार। वैसे तो आपने इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन का बताया है। हाँ, जैसे आपने बताया कि 2 8 18 32, और अगर इसको कंटिन्यूस हम करते हैं तो ये कहाँ तक, किस सीक्वेंस में जाएगा ये? मैं आपको सच बताऊं फ्रैंकली, तो इसके आगे का मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि हमारे पास जो एलिमेंट है उनका डिस्ट्रीब्यूशन इतने में ही हो जाता है। जो में हमारे, हाँ 2 8 18 32, इसके आगे भी आते होंगे तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं, क्योंकि ये ऐसे होते हैं। ये 2 8 टाइम 3 टाइम 8, फिर 18 18 32, ये ऐसा नहीं होता कि सिर्फ इतने ही होते हैं, और ये ऐसे इंक्रीज करते रहते हैं। तो जो हमारे पास अभी तक जो एलिमेंट हैं जितने, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इसी तरीके से हो जाता है, 3 टाइम्स 8 8 करके। वो जो पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट है 32 तक उनका हो जाता है। हाँ, 32 तक उनका हो जाता है, क्योंकि ये बीच में भी सेल होती है ना, 2 8 8 8, फिर 18 18, 2 टाइम्स 8 होता है, 3 टाइम्स 18 होता है, फिर 32 होता है जब आप इसको ब्रेक करते हो। नहीं, आपने 3 टाइम 8 लिखा ना, 3 टाइम 8 शायद 2 टाइम होता है, इसमें मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसमें मुझे थोड़ा सा। ओके, ठीक है, क्योंकि ये केमिस्ट्री की चीजें हैं, मुझे बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पता है, ऊपर ऊपर की पता है, तो वो मैंने आपको बताई, बट फिर भी ये काफी हद तक डिटेल में। हमने भी कभी काफी टाइम पहले पढ़ी हुई है ये, लेकिन अभी वो चीजें थोड़ी सी रिफ्रेश हो करना चाह रहा हूँ मैं थोड़ा सा। ठीक है, बाकी ये सारी चीजें आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आपको बेसिक चीजें हैं, ये आपके बच्चों के काम आएंगी, हमारे बच्चों के काम आएंगी, वो पूछ सकते हैं कभी भी अपनी रंगबाजी दिखाने के लिए, तो ये सब पता होना चाहिए बेसिक।
नहीं एक्चुअली में सर इट इज ए इंटरेस्टिंग टॉपिक। हाँ नहीं, सीरियसली सीरियसली इट इज एन इंटरेस्टिंग टॉपिक बिकॉज ये बिल्कुल बेसिक है मटेरियल का, और मतलब ये तो इसमें थोड़ा इमेजिनेशन जो होती है ना वो ठीक ठीक जाती है। सर जो इसका मेरा एक क्वेश्चन और था, बताइए। अगर आपको ये ना लग रहा कि मैं क्लास को डिस्टर्ब कर। नहीं नहीं नहीं, बताइए बताइए सर। देखिए मटेरियल एंड मैन्युफैक्चरिंग में जितना डिस्कशन होगा ना, मैं खुद आपसे क्वेश्चन इसलिए इन्वॉल्व करूंगा क्योंकि भी जब आगे हम फर्दर चलेंगे तो हम प्रैक्टिकल वे में चीजें ज्यादा जानना चाहेंगे, वही आपको याद रहेगा। बताइए सर। जो ऑर्बिटल जो है, वो ऑर्बिटल की जो शेप, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल पे चलते हैं कि मटेरियल कैसे क्लासिफाई किए गए। ठीक है, सो आपने कितने टाइप के मटेरियल देखे हैं। सबसे पहला आपका अगर बात करते हो क्लासिफिकेशन मटेरियल की, सबसे पहले देखते हो आप मेटल एंड एलॉयज। ठीक है, मेटल्स एंड एलॉयज क्या होते हैं, मेटल्स एंड क्या होते हैं एलॉयज, क्या डिफरेंस है इन दोनों में। मेटल आपके जो होते हैं, मेटल्स में आपका जो सिंगल मेटल होगा और उसका प्योर फॉर्म होगा, प्योर भी हो सकता है इम्प्योर भी हो सकता है, वो एक अलग बात है। लाइक आपने सिर्फ आयरन ले लिया या सिर्फ कॉपर ले लिया या सिर्फ आपने एल्यूमिनियम ले लिया, सिर्फ आपने गोल्ड ले लिया, सिर्फ आपने सिल्वर ले लिया, दीज आर द मेटल्स। और ये मेटल्स जब काफ़ी सारे मेटल्स आपस में मिक्स करके मटेरियल एक नया प्रोडक्ट बनता है, दैट इज कॉल्ड एज द एलॉयज। बनाते क्यों हैं, मेटल्स क्या होता है, जैसे आपकी बात करते हो एल्यूमिनियम की, कॉपर की या फिर गोल्ड की या सिल्वर की, तो इनकी अपनी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं, स्पेसिफिक फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, स्पेसिफिक केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, स्पेसिफिक थर्मल प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे आपका एल्यूमिनियम की बात करी जाए एंड कॉपर की बात करी जाए, तो एल्यूमिनियम एंड कॉपर में डेंसिटी जो होती है वो कॉपर की ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कॉपर की ज़्यादा होती है, थर्मल कंडक्टिविटी कॉपर की ज़्यादा होती है। अगर बात करें हम एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम क्या होता है, लाइट इन वेट होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी गुड होती है, बट कॉपर से ज़्यादा तो नहीं होती, बट ठीक होती है। थर्मल कंडक्टिविटी ठीक होती है। कोरोजिव रेजिस्टेंस जो होता है वो कॉपर से ज़्यादा अच्छा होता है एल्यूमिनियम का। ठीक है, तो अब ये दो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल और इनकी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। अब हमको एक ऐसा मटेरियल चाहिए जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ आपकी कॉपर से मैच करती हूँ, कुछ प्रॉपर्टीज़ आपकी एल्यूमिनियम से मैच करती है। तो हमने क्या किया, मिक्स करके एक मटेरियल बनाया जिसमें कुछ परसेंटेज आपका कॉपर का था, कुछ परसेंटेज आपका एल्यूमिनियम का था। सो ये जो नया मटेरियल आपको मिलेगा दैट इज कॉल्ड एज द एलॉयज। ज़्यादातर मटेरियल हमारे जो यूजफुल में आते हैं आज के टाइम पे नीट के अकॉर्डिंग, वो ज़्यादातर आपके एलॉयज ही यूज होते हैं हर जगह। प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं नॉर्मल सा, जैसे आपके जो व्हीकल्स होते हैं, इनके कार्स वगैरह हुए या बाइक्स वगैरह हुई, टू व्हीलर्स वगैरह हुए, इनके बेसिकली रिम, ये क्या होते हैं, एलॉय। बोलते ही हम लोग एलॉय हैं। इनका जो रिम हुआ वो बन के आने लगा अब आजकल एलॉय का। ठीक है, तो ये जो मटेरियल होता है इसमें ना तो ये प्योर एल्यूमिनियम होता है, ना तो ये प्योर आयरन होता है, ना तो ये प्योर कॉपर होता है, ना ही ये प्योर जिंक या जो भी मटेरियल जितने सारे हैं ये प्योर कुछ भी नहीं होता। इसमें तमाम तरीके के मटेरियल एक स्पेसिफिक परसेंटेज में मिक्स करते हैं, और स्पेसिफिक परसेंटेज में मिक्स करने के बाद में जो हमको फाइनल प्रोडक्ट मिलता है, फाइनल मटेरियल मिलता है, दैट्स आर नोन एज द एलॉयज। डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के डिफरेंट डिफरेंट एलॉयज होते हैं। एलॉय पर्टिकुलर अगर एलॉय कहेंगे तो अब इनकी हम एक्सट्रैक्शन में नहीं जा रहे हैं, मेटलर्जी में नहीं जा रहे हैं कि हम मटेरियल की मेटलर्जी के बारे में हमको इसमें नहीं पढ़ना है। बस हमको ये पढ़ना है कि मटेरियल की मेटलर्जी में आपकी कौन कौन सी फर्नेसेस यूज होती हैं, उसका हम थोड़ा बहुत आगे अभी आइडिया देंगे। इनकी मेटलर्जी में हमको नहीं जाना है। ठीक है, तो पहली बात हो गई आपकी मेटल्स एंड एलॉयज की। दूसरे होते हैं आपके सिरेमिक्स, ग्लासेस एंड ग्लास सिरेमिक्स। ठीक है, पता है सभी को सिरेमिक्स जिनके हम लोग बनाते हैं बेसिकली, लाइक जो आपकी मूर्तियाँ होती हैं, आपके कटलीज वगैरह होती हैं, बर्तन वगैरह जो होते हैं। ग्लासेस का यूज़ कहाँ होता है आपको पता है सारी चीज़ें। ठीक है, बात करते हैं पॉलीमर्स की। पॉलीमर्स प्लास्टिक, प्लास्टिक से रिलेटेड जो भी चीज़ होती है वो क्या होती है आपकी, टाइल्स सिरेमिक्स में है। हाँ, सिरेमिक्स की कैटेगरी में आ जाएगा। टाइल्स एंड रॉक से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो आपकी सिरेमिक्स में आ जाएंगी। ठीक है, एंड पॉलीमर्स, पॉलीमर्स में जितनी भी प्लास्टिक की चीज़ें हैं, जितने भी आपके नायलॉन है, रस्सी हैं, जो भी आपकी रोप हैं, ठीक है, जो भी आपके लाइक ऐसा कपड़ा जिसमें प्लास्टिक मिक्स है, वो भी आपका किस में आता है, पॉलीमर्स में ही आता है। फोर्थ पार्ट होता है आपका सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर आपका डिफरेंट टाइप का मटेरियल होता है जो अपनी प्रॉपर्टी की वजह से जिसको हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर। ठीक है, वो उसकी पर्टिकुलर ऐसी प्रोडक्ट प्रॉपर्टी होती है। सेमीकंडक्टर में आपका कोई पर्टिकुलर टाइप का मटेरियल नहीं होता है, एक दो मटेरियल मिक्स करके हम लोग सेमीकंडक्टर्स मटेरियल बनाते हैं। ठीक है, दूसरा है आपका कंपोजिट मटेरियल। कंपोजिट मटेरियल में क्या करते हैं सर, सेमीकंडक्टर कैन बी कॉल्ड
अलॉयज? नहीं, एलॉयज तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि उसमें मेटल्स होते हैं एलॉयज में, और सेमीकंडक्टर मटेरियल में मेटल्स नहीं होते हैं। मटेरियल्स को भी बेसिक कंडक्टर तो है ना सर? एलिमेंट्स जो है ना, एलिमेंट्स को भी आपस में डिफरेंशिएट किया गया है। कुछ गैसेज हैं, कुछ उसमें मेटल्स हैं, कुछ आपके नॉन मेटल्स हैं। जी, समझ रहे थैंक यू। हैं? सो नेक्स्ट हो गया, फिफ्थ हो गया कंपोजिट मटेरियल। कंपोजिट मटेरियल में हम सबको ऐड कर लेते हैं, मेटल्स भी, नॉन मेटल्स भी, फाइबर भी, सेरेमिक्स भी, इन सबको मिला करके जो मटेरियल बेसिकली बनता है दैट इज कॉल्ड एज द कंपोजिट मटेरियल। ठीक है, सो इनके बारे में वन बाई वन समझते हैं क्या होता है। अच्छा, उसके पहले मैं एक छोटा सा डिस्कशन करना चाहूँगा। अगर मैं आपसे पूछूं, एक स्मार्ट पर्सनालिटी है बेसिकली, सो उस स्मार्ट पर्सनालिटी में, अगर ह्यूमन बीइंग की बात कर रहा हूँ, अगर एक स्मार्ट पर्सनालिटी है तो हम क्या क्या प्रेफर करते हैं, क्या क्या चीज़ें देखते हैं? माइंड से ठीक है, समझदार है, गुड लुकिंग है, एंड समझता ठीक से है, समझाता ठीक से है, ईजी टू एडजस्ट है, एडजस्ट हो जाता है हर जगह। इसके अलावा बहुत ज़्यादा मतलब कॉस्ट वाइज अगर बात करें, बहुत ज़्यादा कॉस्टली ना हो। अगर जैसे एक पर्सनालिटी की बेसिकली प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वैसे अगर मैं आप बात करूं कि एक स्मार्ट मटेरियल की बात बताओ, तो एक स्मार्ट मटेरियल कौन सा है आपके अकॉर्डिंग? कौन से मटेरियल को हम स्मार्ट मटेरियल बोल सकते हैं? जो ईजिली अवेलेबल हो, है ना, प्रॉपर्टीज जिसकी अच्छी हो, ड्यूरेबल हो, यूज़फुल हो, कई जगह हम उसको यूज़ कर लें, कहीं भी यूज़ कर लें, किसी भी कंडीशंस में यूज़ कर लें। एक ऐसा मटेरियल बताओ जो आपकी नज़र में सबसे स्मार्ट मटेरियल है। वीरेंद्र सर, आप किसको कहोगे, कौन से मटेरियल को कहोगे? आयरन को, कॉपर को, गोल्ड को, सिल्वर को? आपके अकॉर्डिंग कौन हो सकते हैं? सर एक बार क्वेश्चन दोबारा रिपीट करना, मेरा मैं क्वेश्चन, थोड़ा सा। हाँ कोई नहीं कोई नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है हाँ। कि स्मार्ट मटेरियल की अगर मैं बात करूं, मेरे स्मार्ट वर्ड से मतलब ये है कि मटेरियल इजीली, वो पर्टिकुलर मटेरियल, वो पर्टिकुलर मेटल की बात कर रहे हैं, चलो हम मटेरियल की बात कर रहे हैं, वो पर्टिकुलर मटेरियल इजीली अवेलेबल हो, कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा ना हो, कहीं भी उसको यूज़ कर सकते हो, कैसी भी कंडीशंस हो उसको यूज़ कर सकते हो, ईजिली ट्रांसपोर्टेबल हो, ईजिली हम उसमें तमाम सारी प्रोसेसेस कर लें, ईजिली हम उसमें कहीं भी फंक्शनिंग कर लें। इस तरीके की जो चीज़ें हैं, आपके अकॉर्डिंग कौन से मटेरियल के साथ हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं? कौन सा मटेरियल इन सारी चीज़ों के लिए एडजस्ट करता है और क्यों? जो अभी अभी प्रेजेंट में है, जो हाँ हाँ मिल है जो उसकी ना, हाँ हाँ, स्टील डेली के बेसिस। हिसाब से सही। अच्छा, आपके अकॉर्डिंग स्टील, क्योंकि स्टील इजीली अवेलेबल होता है, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, हाँ चीप भी होता जी है ना, कंडीशंस का जी। काफ़ी सारी कंडीशन पे भी एडजस्ट कर लगता है। सीपी सर, आप बताओ। सर स्टील तो बता दिया, वैसे प्रेफरली स्टील ही है, लेकिन उसके अलावा एल्यूमिनियम भी है सर। एल्यूमिनियम भी काफी जगह पे प्रेफर करते हैं हम, जैसे एल्यूमिनियम के विंडोज लग रहे हैं, एल्यूमिनियम के डोर जो होते हैं लाइट वेट होते हैं हम्म। और ड्यूरेबल भी होते हैं, एंटी करोसिव होते हैं, उसमें करोजन वगैरह कम होता है। आपके और सामने दो बंदे अगर खड़े हैं, एक स्टील का बंदा खड़ा है, एक एल्यूमिनियम का बंदा खड़ा है, आप किसको सुपर बोलोगे? हर चीज को, हर पैरामीटर्स को कंसीडर करते हुए। स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग जो स्टील, स्टील ज्यादा स्ट्रॉन्ग है सर। अगर आप स्टील जो एक है वो कैरेक्टर, अगर स्ट्रॉन्ग के एक मामले में। प्रॉपर्टी, ठीक है, कई सारी प्रॉपर्टीज में आप देखोगे वेरी करेंगे, वो तो हमारी यूजफुल, वो तो हमारी नीड्स के अकॉर्डिंग है कि बेसिकली हमें तो नीड सर किस चीज। ऐसे में देखो, इनकी इनकी जो इनकी जो मतलब वो है, क्या बोलते हैं, सर्विस, जो जहाँ पे इनकी यूजफुलनेस है, हम्म, अकॉर्डिंगली इनकी जो इनकी अपनी इम्पोर्टेंस है, दोनों की। बिल्कुल बिल्कुल सही जो है कि स्टील है उसकी अपनी हम्म, अपनी इम्पोर्टेंस है। कहीं स्टील जहाँ जहाँ यूज हो रहा है वहाँ स्टील की ज्यादा इम्पोर्टेंस है, जहाँ हम्म, एल्यूमिनियम की है एल्यूमिनियम की, ऐसा कॉपर की है वो कॉपर की, मतलब हर मटेरियल की अपनी अपनी प्रॉपर्टी की अपनी यूजफुलनेस है सर। बिल्कुल सही बात है। बलजीत सर, आपके अकॉर्डिंग क्या होगा? मीटिंग में आप शायद चले गए थे, आपके अकॉर्डिंग कौन सा मटेरियल आपके अकॉर्डिंग थोड़ा स्मार्ट मटेरियल है, मतलब जो इजीली अवेलेबल है, चीप एंड बेस्ट है, हर कंडीशन में हम जिसको यूज कर सकते हैं? वरिंदर सर ने बताया कि एल्युमिनियम स्टील है, एंड सीपी सर के अकॉर्डिंग स्टील भी है और एल्युमिनियम है, एक डिफरेंट मटेरियल उन्होंने बताया। जो आपके अकॉर्डिंग कौन सा हो सकता है, कॉपर, गोल्ड वगैरह? कौन कौन सा? हाँ, एल्युमिनियम। एक एक आध प्रॉपर्टी बता दो जो उसकी बिल्कुल स्पेसिफिक प्रॉपर्टी हो, जिसकी वजह से हम उसको स्मार्ट बोल सकते हैं एज कंपेरेटिवली बाकी अदर मेटल। एग्जैक्टली, लाइट वेट है। देखो, सबसे
मतलब मेरे भी अकॉर्डिंग अपने अपना नज़रिया है। वैसे तो सर ने सीपी सर ने भी बताया कि बेसिकली जब हम स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो हम एल्युमिनियम को अवॉइड करके फिर हम वहाँ पर स्टील प्रेफर करेंगे, क्योंकि स्टील कंपेरेटिवली एल्युमिनियम ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है उसकी, और वेट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बहुत ज़्यादा वेट डिफरेंस नहीं होता है। खैर एल्युमिनियम से तो बाकी हर मेटल का बहुत ज़्यादा वेट डिफरेंस होता है, बट हम कहेंगे एल्युमिनियम को। रीज़न हल्का पुल्का होता है, चीप एंड बेस्ट होता है, ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। स्टील में तो फिर भी कोरोजन हो सकता है, बट एल्युमिनियम में कोरोजन नहीं हो सकता है। मजबूत से मजबूत चीज़ आप एल्युमिनियम की बना लो, फिर भी वो बहुत भारी नहीं होगा। ज़्यादातर एलॉयज जो होते हैं वो एल्युमिनियम के ही बनाए जाते हैं, जहाँ पर आपको स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके साथ डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल को ऐड करके हम उसकी स्ट्रेंथ जितनी मर्जी उतने तक हमको उसको क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। उसका डक्टाइल मटेरियल भी होता है, उसका ब्रिटल मटेरियल भी होता है, दोनों मटेरियल शो कर रहा है, दोनों तरीके की प्रॉपर्टीज भी शो कर सकता है। और सबसे अच्छी चीज़ कि अर्थ में अवेलेबल भी खूब मात्रा में है, जितना मर्जी उतना एक्सट्रैक्ट करके निकालो। और सबसे बड़ी चीज़ जो है इसकी वो है इसका कोरोजिव प्रॉपर्टी, कि ये खराब नहीं होता जल्दी, है ना। धूप में भी सस्टेन कर जाएगा, पानी में भी सस्टेन कर जाएगा, इन्वायरमेंट कैसा भी हो ये इजीली सस्टेन कर जाता है। बट बाकी सारे मटेरियल के अगर हम आयरनिक मटेरियल की बात करते हैं तो आयरनिक मटेरियल्स जो होते हैं वो इन्वायरमेंट में उतने ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं होते। ठीक है, चलो। सो ये तो बात थी आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स की। उसके बाद कुछ मटेरियल और उनके बारे में डिस्कस करते हैं कि वो कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। जैसे अगर आप बात करते हो मेटल्स एंड एलॉयज़ की, तो मेटल्स एंड एलॉयज़ में कॉपर हो गया, ग्रे कास्ट आयरन हो गया, एलॉय स्टील हो गया। कॉपर कहाँ कहाँ यूज़ होता है? ज़्यादातर कॉपर यूज़ होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टर वायर्स में, एंड हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और गुड फॉर्मेलिटी। इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन किया हुआ है कि कॉपर की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है और फॉर्मेबिलिटी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन कैरी करने की कैपेसिटी, और गुड फॉर्मेबिलिटी मतलब हम इसको आराम से वायर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको आराम से इसकी सीट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा आपका हो गया ग्रे कास्ट आयरन। ग्रे कास्ट आयरन को हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं ऑटोमोबाइल इंजन ब्लॉक्स वगैरह बनाने में, ठीक है, जिसमें इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, क्योंकि ये कास्टेबल होता है, हम इसको आराम से कास्ट कर सकते हैं। मशीनेबल होता है, इसमें मशीनिंग प्रोसेस भी अप्लाई कर सकते हैं, एंड वाइब्रेशन डैम्पिंग, ठीक है। ये बेसिकली इसमें वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा जनरेट नहीं होते हैं, ये उन वाइब्रेशंस को बहुत एब्जॉर्ब कर लेता है। तीसरा हो गया एलॉय स्टील। रिंचेस बनाते हैं, ऑटोमोबाइल चेसिस वगैरह आपकी एलॉय स्टील की ही बनती हैं। इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? इनकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है और इनका हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस आसानी से कर सकते हैं। हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करने के बाद इसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस आराम से कर सकते हैं। सिरेमिक ग्लासेस हो गए, Al2O3, कुछ कुछ आप याद कर लोगे, इनफ होगा कि मेटल्स के बारे में आपने कॉपर के बारे में लिख दिया, फिर उनकी प्रॉपर्टीज़ लिख दी, ग्रे कास्ट आयरन की एग्जाम्पल्स, एप्लीकेशंस एंड प्रॉपर्टीज़ वगैरह लिख दी। इसी टाइप से आपके सिरेमिक्स होते हैं, ठीक है, बेरियम, टाइटेनियम, सिलिका, Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। यूज कहाँ कहाँ होते हैं? रेफ्रैक्ट्रीज, ये इनके एप्लीकेशंस हैं, विंडो ग्लासेस वगैरह बनाने में यूज़ होते हैं। एंड प्रॉपर्टीज़ क्या होती है ग्लासेस की? SiO2, N2O, कैल्शियम ऑक्साइड वगैरह की, कि ऑप्टिकली ट्रांसपेरेंट होते हैं जो आपके ग्लास वगैरह बनते हैं, ठीक है, वो स्पेक्स वगैरह बनते हैं, इन्हीं के बनाते हैं हम लोग। तो थर्मली इंसुलेटेड होते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। बात करें पॉलीमर्स की, तो पॉलीमर्स में कौन कौन से हैं? 3 तरीके के पॉलीमर्स इन्होंने शो कर रखे हैं, यहाँ पर दिखा रखे हैं। पॉलीइथाइलिन, एपॉक्सी एंड फिनोलिक्स। पॉलीइथाइलिन की हम लोग फूड पैकेजिंग वगैरह में पॉलीइथाइलिन यूज़ करते हैं। प्रॉपर्टी क्या होती है? ईजिली बताइए। ये जो बैरियम टाइटेनेट सिलिका, ये कौन सा प्रोडक्ट है? ये कहाँ पर लिखा हुआ है? इसमें है क्या कहीं? ये सिरेमिक एंड ग्लासेस की थर्ड कैटेगरी है। ये बेरियम टाइटेनेट, टाइटेनेट है, सॉरी। हाँ, इन मटेरियल्स के हम लोग कैपेसिटर्स बनाते हैं एंड माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज करते हैं। कैपेसिटर्स जानते हैं ना आप? जी जी जी। हाँ, तो इनके कैपेसिटर, हाँ, कंडेंसर्स जिसको हम लोग बोलते हैं इस अपनी आसान भाषा में। वैसे तो कंडेंसर और कैपेसिटर में बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। हाँ, कंडेंसर एंड कैपेसिटर में बेसिकली काफ़ी अच्छा खासा डिफरेंस होता है वो हम लोग अपनी लैंग्वेज में बोल देते हैं उसको कंडेंसर, बट वो होता कैपेसिटर है। कैपेसिटर का यूज़ क्या होता है, ये चीज़ शायद आपको पता होगी कि जब हम फ़ैन को स्टार्ट करते हैं तो उसमें कैपेसिटर ही यूज़ करते हैं। तो वो करता क्या है, उसका काम क्या होता है, उसकी फंक्शनिंग क्या होती है कि कैपेसिटर अगर नहीं लगा होगा तो फ़ैन कभी भी आपका स्टार्ट ईजिली नहीं होगा। तभी कैपेसिटर जब खराब हो जाता है तो फ़ैन बहुत धीरे धीरे ऑन होता है, क्योंकि कोई भी चीज़ मूव करने के लिए जस्ट अगर आपको उसको मूव कराना है तो उस टाइम पर उसको हाई फोर्स
या फिर हायर फोर्स या फिर हायर टॉर्क की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पर हम क्योंकि उसको रोटेशनल मोशन दे रहे हैं इसलिए आपको टॉर्क की रिक्वायरमेंट होगी। तो हायर टॉर्क के लिए इनिशियली जब हम करते क्या, जैसे हमने स्विच ऑन किया तो स्विच ऑन करते ही एक्स्ट्रा अमाउंट में चार्ज उस कैपेसिटर में स्टोर होता है। तो इस फैन को हमने जो चार्ज दिया वो तो अलग की बात है, वो तो मिला ही मिला, कैपेसिटर भी एक्टिव हो जाता है तो वो एक्स्ट्रा चार्ज उसी टाइम पर उस फैन को दे देता है और एक बार में ही डिस्चार्ज हो जाता है। और उसको इनिशियली एक तरीके से धक्का देना, इनिशियली उसको बहुत तेजी से रोटेट करके रोटेट, और जब एक बार रोटेशन की कंडीशन में आ जाता है तो इनर्शिया फोर्स की वजह से उसको फिर उतने ज्यादा टॉर्क की रिक्वायरमेंट नहीं होती। और फिर जब एक बार डिस्चार्ज हो गया, अभी जब रनिंग कंडीशन होती है फैन की तो उसी टाइम पर वो फिर चार्ज हो जाता है। जब बंद कर देते हैं तो वो चार्ज रहता है। फिर से जैसे ही स्विच ऑन किया मतलब आपने सर्किट कंप्लीट किया तो वो अपना पूरा का पूरा चार्ज उस टाइम पर फैन को दे करके फिर से उसको रोटेट कराता है। तो खैर ये कैपेसिटर के बारे में बातचीत थी। तो जो कैपेसिटर्स होते हैं वो बेसिकली बेरियम टाइटेनेट के बने होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनकी हाई एबिलिटी टू स्टोरेज चार्ज होती। ठीक है, उसके बाद पॉलीमर्स में पॉलीएथाइलिन जो होती हैं वो फूड पैकेजिंग के काम में काम आती हैं और इजीली फॉर्म्ड इनटू थिन फ्लेक्सिबल एयर टाइटन फिल्म वगैरह जो होती हैं वो पॉलीथाइलिन की बनी होती है। एपॉक्सीज क्या होती हैं? एपॉक्सीज में आपको इंटीग्रेटेड सर्किट वगैरह जो बनाने रहते हैं वो एपॉक्सी के ही बने रहते हैं। इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड एंड मॉइस्चर रेजिस्टेंट इनमें अच्छा होता है। फिनोलिक्स आपके एडेसिव वगैरह जो होते हैं वो फिनोलिक्स मटेरियल के ही होते हैं। एंड इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है? स्ट्रांग होते हैं और मॉइस्चर रेजिस्टेंट होते हैं। इसके सर ये इनकैप्सुलेशन क्या मीनिंग है इसका? इनकैप्सुलेशन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट जो होता है ना, लाइक जो हमारी प्लेट्स होती हैं, प्लेट्स ये लाइक लैपटॉप की, मोबाइल की, जिनमें सारे के सारे कंपोनेंट अटैच रहते हैं, तो वो प्लेट बनाने के काम आता है एपॉक्सी मटेरियल जो होता है ये। ठीक है, इसके अलावा इसके बाद है सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? सिलिकॉन। हेलो सर, सॉरी सर। हाँ, ये सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? मैंने बताया आपको, सेमीकंडक्टर्स में सिलिकॉन, एक से ज़्यादा आपके मटेरियल मिक्स होते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक वगैरह को मिक्स करके ही बनाते हैं। ठीक है, यूज कहाँ होते हैं? ट्रांजिस्टर्स में एंड इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ऑप्टो इलेक्ट्रिक्स, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स में। उसके बाद इनका प्रॉपर्टीज क्या होती है? यूनिक इलेक्ट्रिकल बिहेवियर होता है, कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स टू द लाइट, लेजर डायोड्स एंड एक्सेट्रा। ठीक है, सेमीकंडक्टर्स का यूज हम लोग करते हैं कई अलग अलग कंडीशंस पे, इनकी प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। इनकी जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होती है, वो इलेक्ट्रिकल बिहेवियर जो होता है वो चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू कंडीशंस। इसके बाद होते हैं कंपोजिट्स मैंने आपको बताया, ग्रेफाइट, एपॉक्सी, है ना, टंगस्टन, कार्बाइड, कोबाल्ट, ज़्यादातर कंपोजिट मटेरियल के ही हम लोग टूल्स वगैरह जो बनाते हैं आज के टाइम पे वो कंपोजिट्स के होते हैं। ये आपके स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल होते हैं जिन पर कंपोजिट पे सबसे ज़्यादा काम हो रहा है अभी तक। जो सबसे शायद आई थिंक सबसे हार्डेंड मेटल है, सबसे मजबूत जो कंपोजिट बताया जाता है, मटेरियल बताया जाता है, वो शायद सीबीएन करके है कुछ, शायद, मुझे आई एम नॉट डैम श्योर कि सीबीएन ही होता है, सीबीएन करके, कार्बन करके कुछ है पूरा नाम इसका। सीबीएन को सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल बताया गया, स्ट्रॉन्गेस्ट कंपोजिट बताया गया। इसके अलावा आप किसी को आइडिया है क्या कि सबसे स्ट्रॉन्ग मटेरियल कौन सा है? मतलब जिसके ट्यूल वगैरह बनाए जो जल्दी टूटे ना, सस्टेन करता रहे हाई टेम्परेचर पर भी। किसी को है आइडिया? किसी ने सुना हो? चलो ठीक है, कोई नहीं। सो ये हो गया ग्रेफाइट, एपॉक्सी, टंगस्टन कार्बाइड, कोबाल्ट हो गया, एंड इसके अलावा टाइटेनियम क्लैड स्टील। जैसे आप ग्रेफाइट, एपॉक्सी की बात करते हो तो इसको एयरक्राफ्ट कंपोनेंट्स बनाने में यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो होता है, हल्का होता है लेकिन इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। टंगस्टन कार्बाइड की बात करें, कार्बाइड टूल्स बनाते हैं इसके। क्यों? क्योंकि इसकी हार्डनेस बहुत ज़्यादा होती है एंड शॉक रेजिस्टेंस अच्छा खासा होता है। इसके अलावा टाइटेनियम क्लैड स्टील, क्यों क्या बनाते हैं इसके बनाते हैं रिएक्टर वेसल्स। क्यों? क्योंकि इसकी लो कॉस्ट एंड हाई स्ट्रेंथ ऑफ स्टील होता है विद द कोरोजन रेजिस्टेंस ऑफ द टाइटेनियम। इसका कोरोजन रेजिस्टेंस भी अच्छा खासा होता है। ठीक है, इसके बाद ये एक टेबल है, इस टेबल को आप बना लेना, बेस्ट रहेगा आपके लिए। इसमें इन्होंने पॉलीमर्स, सिरेमिक्स, कंपोजिट्स एंड मेटल को डिफाइन कर रखा है इनकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। ठीक है, स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है आपकी मेटल्स एंड एलॉयज की, देन कंपोजिट की, देन सिरेमिक्स की, देन पॉलीमर्स की। कंपोजिट इसलिए यूज करते हैं क्योंकि कंपोजिट को हम पॉलीमर, सिरेमिक्स एंड मेटल्स तीनों से मिक्स करके भी बना सकते हैं। ठीक है,
मेटल्स एंड अलॉय के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। क्या होते हैं मेटल? दीज इंक्लूड्स स्टील, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक, कास्ट आयरन, टाइटेनियम, कॉपर, निकेल, इन सबको मिक्स करके बनाए जाते हैं। इनकी इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी होती है। मेटल्स अलॉयज हैव रिलेटिवली हाई स्ट्रेंथ, इनकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है। हाई स्टिफनेस ऑल्सो, डक्टिलिटी और फॉर्मेबिलिटी भी इनकी अच्छी होती है। इसके अलावा इनका शॉक रेजिस्टेंस भी अच्छा होता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं सिरेमिक्स की। तो सिरेमिक्स कैन बी डिफाइंड एज इनऑर्गेनिक क्रिस्टलाइन मटेरियल। दो तरीके के आपके मटेरियल होते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक वो मटेरियल होते हैं जिनमें मोस्टली आपके क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिनमें मोस्टली बेसिकली आपके कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होते हैं। और इनऑर्गेनिक क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक में आपके मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वगैरह मिक्स होते हैं, तो वो सब मिलकर के क्या बनाते हैं? आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, लाइक अगर आप प्रैक्टिकल एग्जांपल के फॉर्म में देखें तो जो हमारी बॉडी है इसमें ऑर्गेनिक पार्ट भी ज़्यादा है, इनऑर्गेनिक पार्ट भी है। ठीक है, लाइक जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स आपके मोस्टली क्या होते हैं? ऑर्गेनिक, क्योंकि ये मोस्टली कार्बन एंड नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन और इसके अलावा सल्फर, सोडियम वोडियम भी होता है इनमें, बट मोस्टली क्या होता है? कार्बन। तभी जलाने पर सबसे ज़्यादा CO2 देते हैं। ठीक है, इसके बाद है आपका ग्लासेस एंड ग्लास सिरेमिक्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके। एक एक दो लाइन इनके बारे में देख लेना, बहुत ज़्यादा आपको देखने की जरूरत नहीं है। पॉलीमर्स के बारे में भी देख चुके। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या होता है आपका थर्मोप्लास्टिक, क्या होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है? सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड बेस्ड सेमीकंडक्टर्स आर पार्ट ऑफ द ब्रॉडर क्लासेस ऑफ द मटेरियल नोन एज द इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स. Semiconductor have enabled the information age. In semiconductor, the level of conductivity is controlled to enable their use in electronic devices such as transistor, diode and करते क्या है सेमीकंडक्टर से? हम लोग इनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है और जो इनका इलेक्ट्रिकल बिहेवियर है वो अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं। कब सर्किट को क्लोज करना है, कब सर्किट को ओपन करना है, ये बहुत ईजिली, और सिग्नल्स को कैसे कन्वर्ट करना है बहुत ईजिली हम लोग सेमीकंडक्टर्स को यूज करके कर लेते हैं, उसमें ये यूज आता है। कंपोजिट मटेरियल के बारे में बताया था। मेन आइडिया इज डेवलपिंग कंपोजिट इज टू ब्लेंड द प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट मटेरियल। डिफरेंट प्रॉपर्टीज के डिफरेंट मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज को यूटिलाइज किया और उनसे हमने एक जो फर्दर मटेरियल बनाया दैट इज कॉल्ड एज द कंपोजिट मटेरियल।